यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहाँ प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में?
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ, माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी, प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपने करने की माफी गौरी से मांगती है। प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से माँ, माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है? बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ, मजाक छोड़ो। मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है। अब देखना, आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़ो, ये क्या? मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना। वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको, मैं अपनी माँ को फोन लगाकर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ। कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ। 1 हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था। उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बताकर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे। घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ? लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है। दुकान नंबर 21, जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना। किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब डरा रही हो। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को। जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो... तुमने सबको बता दिया ना? हाँ, फोन लगा लगा के।
अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? मुंह क्यों सूजा हुआ है? मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ, वो दुकान किसी और के पास चली गई। किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की। हाँ, आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला। कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत, वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती, लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे। कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश, मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं। ये जो घर के सामने दुकान है ना, वहीं। हाँ, यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है, मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी। वो सामने वाली दुकान है ना, वहां मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह, बहुत बधाई हो तुमको। हाँ, मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी। काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ, कल ही। 2 दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा। अब कहीं और दुकान देख लीजिए। अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था। भाई, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है? सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो? माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार, तुम भी सही हो। मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता वो आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूं मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। 2 दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ, अंदर आ जाओ। क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूं अपने आंगन से। देखो, माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है। मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे। तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो, दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाले बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने। राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस
मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहां राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहाँ काफी नहीं था? अरे श्वेता, थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता, इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? अब वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर खाली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा, एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके। मुग्धा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना दे। मुग्धा चाय लेकर आती है। ये लीजिए, और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस चाय पीने का मन था, जाओ तुम दूसरा काम करो। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा मुग्धा को आवाज लगाती है। अरे बहू रे, आओ बहू, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है। इसी तरह मुग्धा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बताकर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती। कभी चाय, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूध, हर समय खाने को चाहिए, और उसके लिए अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाने। परेशान किया हुआ है इन्होंने। सास की जबरदस्ती परेशान करने की आदतों से दुखी मुग्धा एक शाम सचिन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है। सुनो जी, मम्मी जी की ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की फरमाइशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूरे दिन में 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहू ये बना दे, बहू री वो बना दे। अरे इनकी फरमाइशें चलती ही रहती है। अरे मुग्धा, माँ खाने की शौकीन है, पर उम्र हो चली है, खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुमसे बोलती है। अरे तो शौक भी उम्र देख कर रखने चाहिए ना। समझ में नहीं आता, हर समय फेविकॉल का जोड़ लगाए सोफे से चिपके बैठी रहती है। इतना सब डाइजेस्ट कैसे हो जाता है उन्हें? अरे तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं उसे नफरत नहीं करती जी, बस परेशान हूँ। जहां मुग्धा अपने पति से ये सब बोल रही होती है, वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही होती है और अगली दोपहर रसोई में मुग्धा के पास जाती है। बहू, आज ना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है। तो चाय बना दूं? मुझे बहुत पसंद है। अरे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा बना ले, और हाँ, जितना मसाला बातों में मिलाकर पति को सुनाती हो ना, सब्जी में भी वैसे ही डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा। सास की बात सुनकर मुग्धा हैरान रह जाती है। मतलब अब पूरा समय मुझ पर हुक्म चलाने के साथ बंद कमरे में हुई पति पत्नी की बीच की बातें भी सुनती है? अरे बात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिक्कत है? ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अरे अब तो हद पार हो गई, इस तरह से तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मुग्धा सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें सास का जन्मदिन आता है। मुग्धा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करती है।
मम्मी, आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना? कभी सचिन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है, पर इस मोबाइल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप। मोबाइल देख सासू माँ खुश हो जाती है, पर उसे इस्तेमाल करना तो आता नहीं, इसलिए साइड में रख देती है। जिसे देख मुग्धा घर का सारा काम छोड़ मोबाइल सेट कर सास को इस्तेमाल करना सिखाने लगती है, जिसके बाद अब सास पूरा समय मोबाइल में ही लगी रहती है। हाय, जब से मम्मी को मोबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांति आई है। अच्छा है, इसी तरह बिजी रहे तो मैं भी सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अब मुग्धा जब मन करे काम करना, जैसा चाहे वैसा खाना बनाकर खाना, पूरा समय रिलैक्स और खुश रहने लगती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत चहक रही हो। अरे मम्मी जी से छुटकारा जो मिला है, अब ना फरमाइशें ना छुप छुप कर बातें सुनना। अच्छा, तो मोबाइल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब मोबाइल पर लगी सास फरमाइशों की जगह सवालों के लिए बहू को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अरे बहू सुन तो, देख जरा किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा। रिचार्ज खत्म हो गया है, पर अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने कल तेरी कनाडा वाली मौसी सास से 3 घंटे बात की थी ना। क्या? इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचार्ज पड़ रहा है। इसके बाद तो जैसे मुग्धा के दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सास के पास उनके मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी ही बन जाती है। अरे मुग्धा, ये मोबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शक्ल क्यों दिखने लगी, और ये तो हिल भी रही है। मम्मी, ये गूगल डुओ का वीडियो कॉल है, इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शक्ल भी देख सकती हो। अच्छा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए पहले नहीं बताया। इसी बीच सचिन भी वहां आ जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। क्यों, सास बहू में क्या गपशप चल रही है? इसे गपशप नहीं, दिमाग का दही होना बोलते हैं। पर तुम तो मम्मी को मोबाइल देकर बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला। अब घर के टंटे खत्म हुए तो मोबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आखिर तुमने मोबाइल अपने फायदे के लिए ही तो दिया है, तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फुंथरू रहेगा तुम्हारी लाइफ में प्राइवेसी और सुकून रहेंगे। कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं। अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मोबाइल किस मकसद से दिया गया है, भूलो मत, इससे पहले मैं बातें ही सुनती थी। सास की ये बात सुनकर मुग्धा शॉक में और सचिन हंसता रह जाता है। रवीना के 2 बच्चे थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती, लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार काम। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है, जब मन करा सोए, जब मन किया खाए। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अच्छा माँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। जी मम्मी जी, कोई काम है क्या आपको? क्या हुआ? रवीना बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के मजे लेती है, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? आपको क्या समझाऊं, छोड़िए। माँ, काम करना भी जरूरी है। मजबूरी नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो कम से कम घर का काम कर ले। बहू काम शुरू करती है। बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है, मम्मी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजिए, मैं घर का काम कैसे करूं? जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ। तुझे बताऊं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं,
बच्चा तो सोता रहता है, अब देख लिया। खैर, बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी। ला, बच्चा मुझे दे और काम कर। बहू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो मन में सोचती है, बात तो सही है, बच्चे के साथ घर का काम करना असंभव है। वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसकी सहेली उससे कहती है, यार तू तो बड़ी लकी है, तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है, बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे क्या लकी, बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हूँ वो अलग। हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है। जा अपना काम कर। अरे फिर भी ये तो है, यहाँ हमारे बच्चे को मैं क्रैश में छोड़ती हूँ, हर पल डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा। खैर चल, मुझे क्या। बहू घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है। वो माँ को देखकर खुश हो जाता है। बहू मन में सोचती है कि बात तो सही है, सासू माँ सारा दिन काम करती है, मैं ऑफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ। वो सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी थक गई आप? और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उम्र भी नहीं रही। लेकिन चल, तू बता, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बहू कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है। अरे, आज सूरज कहाँ से उगा है? तू पहले उठ गई? चल, अच्छा किया, मरने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली। चलो अब चलकर किचन में लगूं। माँ जी, आपको आज से काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है मतलब? क्या तू करेगी आज से सारा काम? इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूँगी, ना ही आप करेंगी, बल्कि ये करेगी। तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है। ये कौन है बहू? माँ जी, ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं समझ पाई कि आप थक जाती हैं। आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए। और सास बहू बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। कांता बहन की 2 बहुएं थीं, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम, सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में यूट्यूब देखती या फिर सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है, तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो, सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो काम चोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहां प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती,
प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हव्वा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है। इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहां बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला, ओ मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी क्या हुआ, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी। बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ। ओह, ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी,
आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ, अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ। शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी, एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।